आप कार्यपालिका की बात मैंने अभी बताई आपको पॉलिसी के बारे में, मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। न्यायपालिका में आप समझ ही रहे हो, देख रहे हो जब ये कॉलेजियम का जो सीन इन्होंने बना रखा है कि जबकि आज भारत में जब अंग्रेज थे तब उन्होंने भी कहा था कि जो भारत की जो जुडिशरी है वो न्यायप्रिय नहीं है, वो पक्षपाती न्यायप्रिय सिस्टम नहीं है, वो पक्षपाती है। तो इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है। ये लिखित में है, ये चीज़ें लिखित डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आपका रहेगी विधायिका में 131 सांसद हैं। वर्गीकरण समाज के एक जो है ना आरक्षित समाज के 131 सांसद हैं। एक भी सांसद अगर कोई बोल रहा हो तो मुझे बताओ आप। एक दो बोल रहे हैं जिनके पास डाटा नहीं है प्रॉपर, वो भी अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख रहे। उनको कहना चाहिए कि भैया ये ठीक है, हमारे बीच में वर्गीकरण कर दिया आपने, ठीक कर दो, पर ये बताओ बाकी देश के हिस्से में भी तो हमारी हिस्सेदारी है, वो दे दो ना, शुरू से कर लो आप। अब किसी भी पार्टी में हों, अगर मान लो 131 सांसद है, अगर वो आवाज़ उठाएं तो हमें तो इस बात पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं, इनसे आरक्षण पे हमें इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। हमने तो हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। आज जो हम जिस भ्रांति को दूर करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? लेकिन आपको क्या लगता है वो 131 बात करेंगे? हाँ, ना करें, पर हमें एक बात तो करनी चाहिए ना। हमें देखिए 1932 में पूना पैक्ट लागू हुआ, समझिए उसके दौरान क्या हुआ, आरक्षित समाज को आरक्षण मिला नौकरियों में, है ना। और एक हमारा जो है ना, ये हमारे को जो दलाल जो हमारे जो 131 जिनकी आप बात कर रहे हो संसद में चले गए। अगर ये हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होता तो फिर ये हमारे लोग वहाँ नहीं जाते, राइट। तो वहाँ वही लोग जाते जो वहाँ पे समाज की बात करते। हम सीधी आज तो यही बात होनी चाहिए कि भैया हमारा जो पूना पैक्ट का जो समझौता था हम उस बात को नहीं मानेंगे, अभी दोबारा उसी बात पे आ जाओ। भाई हमें तो आप सिर्फ वोट का जो हमारा अधिकार है, हम अपने 2 वोट करेंगे। पहला वोट हम अपने समाज के व्यक्ति को, दूसरा समाज का व्यक्ति तभी बात करेगा। अब ये कहते हैं कि समाज के जितने भी पद अधिकारी हैं, नेता हैं, सभी कहते हैं ना जी हम तो आपके वोट से जीत के नहीं आए। कि भाई आप हमारे वोट से जीत के नहीं आए तो आप क्या पैराशूट से आ गए? इनको ये नहीं पता कि जो तुम्हें वोट का अधिकार या जो आरक्षित सीट मिली है उसके लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान किए। 1932 में जो है ना 30 में बाबा साहब लड़ाई लड़ने लगे थे, तब जाके इनको आरक्षण मिला, है ना। लास्ट में जब मूवमेंट पे उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया और ये लोग आराम से जो है ना मौज मस्ती कर रहे हैं उस आरक्षण को खा करके। तो कहने का मतलब ये है कि हमें समाज को जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इनको इस बात का सरकारें अच्छे से जानती हैं, बीजेपी सरकार अच्छे से जानती है कि देश में अगर ये समाज, अब जैसे एक क्लास हो गई थी दलित शब्द तो गलत है, लेकिन दलित से इकट्ठा हो गया था समाज, है ना। इस बात का उनको अंदाज़ा नहीं था कि दलित तो कह रहे हो आप, लेकिन दलित से वो समाज इकट्ठा हो गया है। एससी की जितनी जातियां थी सारी इकट्ठी लड़ाई लड़ती थी। 2018 में एससी एक्ट को छेड़ा, तो जैसे ही एससी एक्ट को छेड़ा तो पूरा देश में जो है ना एकदम से तूफान सा आ गया, है ना। पूरा देश की राजनीति हिल गई कि ये क्या हुआ। अब उन चीज़ों को कमज़ोर करने के लिए समाज को बांटने का फैसला है। ये जो है आरक्षण को बांटने का फैसला नहीं है, हिस्सेदारी को जो है ना, हिस्सेदारी को जो है ना समर्थन करने का कोई फैसला नहीं है। ये समाज को कैसे उसको डिवाइड किया जाए और रूल किया जाए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम हो रहा है जी। देखिए ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने का है जी। लेकिन हम इसका मतलब कि अब ये समाज में एक सवाल आ गया है जी। तो इसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसी जातियां हैं इस माध्यम से बहुत सारे जो लोग हैं उनका ध्यान इधर है, उनका एक भी आदमी आज तक नौकरी में नहीं है जी। मतलब उस तरफ ध्यान तो देना पड़ेगा जी। और उसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जी। चाहे वो मतलब शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण की चाहत वाले हैं चाहे उसके विरोध वाले हैं, उनको ये काम समाज में जाकर के करना चाहिए था। समाज निर्माण, समाज के उत्थान के लिए समाज निर्माण का काम उन्होंने नहीं किया जी।
उन्होंने अपने खुद के लिए काम किया। जी बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन जो दिलाया, जी वो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन इसलिए दिलाया था कि ये लोग समाज के बीच में जाकर के मेरे की तरह काम करेंगे। लेकिन आज ये समाज में जो लोग इसका लाभ लेकर के गए, वो चमार चमारिज्म के लिए काम कर रहा है। क्योंकि चमार समाज नहीं है, चमार एक जाति है। जी वाल्मीकि समाज नहीं है, एक जाति है। जी तो ये था बाबा साहब का मकसद, ये लोग उनके बीच में जाकर के बाबा साहब की कहाँ बात मान रहे हैं? अगर बाबा साहब यही तो बात मैं कह बाबा रहा हूँ साहब कि की अगर बात नहीं, मानते आप मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने, चाहे वो चमार थे, चाहे वाल्मीकि थे, चाहे धानक थे, ओड थे, सेंसी थे, जी रेगर थे, जो भी थे, मेघवाल थे, अगर वो दूसरी जातियों के बीच जा करके जी उनसे भाईचारा कायम करते, प्रेम मैत्री करुणा स्थापित करते, उनके माइंडसेट को चेंज करते, उनको वास्तविकता से रूबरू कराते, और उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे थे तो इस तरह के मार्ग खोजते कि वो भी पढ़ पाएं, वो भी आगे बढ़ें। इस तरह का काम तो किया नहीं। अभी तो जो आए वो चमार थे, चाहे वाल्मीकि थे, चाहे धानक थे, जी उन लोगों ने क्या किया, रिजर्वेशन से लाभ उठाया और अपने आप तक सीमित कर लिया, अपने परिवार तक सीमित कर लिया। उन्होंने समाज की कोई चिंता नहीं करी। समाज ये उसी का परिणाम है ये आज। और आज जो वर्गीकरण की जो डिमांड कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही लोग हैं कि वर्गीकरण से उनके बच्चे, बेटा बेटी को लाभ मिल जाए, उनके बच्चे एडमिशन हो जाए, नौकरी लग जाए। उनकी अभी भी ये मंशा नहीं है कि जो जोड़ा जाए, जो जातियां पीछे रह गई हैं, जिनमें आज तक एक आदमी, कई कुछ जगह तो पढ़े लिखे गांव में एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ा होगा, उधर उनको जाना चाहिए था, तो वो काम वो नहीं कर रहे। तो ऐसा ही मैं चमारों को भी कहना चाहूंगा कि चमार जाति के जो लोग हैं, उन्होंने भी अपने इस जातिवाद के पिंजरे से बाहर निकल के दूसरी जातियों के बीच जाना चाहिए था, उनके बीच भाईचारा कायम करना चाहिए था, उनको एक समाज निर्माण करना चाहिए था। क्योंकि बाबा साहब ने ये रिप्रेजेंटेशन हम इसलिए नहीं दिलाया था कि हम चमार बन के चमारी बने रहे, वाल्मीकि बने रहे, इसके लिए ही लड़ते रहे। बाबा साहब ने हजारों जातियों को इकट्ठा किया, तो उसका कोई मकसद था, तो वो जोड़ना चाहते थे। और हम लोगों जाति जाति के नाम पर बांट रहे हैं, जाति को मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम चलो ये बांट रहे हैं, लेकिन अब चुनावी दौर के समय में इस तरह का निर्णय आना और हरियाणा सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लेना, ये निश्चित रूप से वो हमें लड़ाना चाहते हैं। और लड़ाने के पीछे उनकी मंशा वोटों का, जैसे चुनावी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अभी जैसे आप मणिपुर की घटना देखते हो, वहाँ जैसे दो जातियां लड़ती रही, तो ऐसा ही उनका मकसद था। और मुझे लगता है कि उनका मकसद हरियाणा में फेल हो गया। दोनों तरफ के साथियों ने, चाहे उसमें वाल्मीकि, धानक, ओड, सेंसी थे, चाहे वो चमार जाति के लोग थे, उन्होंने संयम बरता, और संयम बरत के मतलब कि सरकार की जो मंशा थी वो फेल हो गई, वो फेल हो गई। तो इसलिए हमें मतलब सबसे जरूरी तो ये है सुरेश जी, जो भी चमार के नाम से, वाल्मीकि के नाम से, धानक समाज के नाम से जो भी संगठन बना रहे हैं, तो ये भी तो समाज का नुकसान करने के लिए बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर तो ये इनको अगर ये ऐसे करके आइडेंटिफाई हो करके समाज की लड़ाई लड़ी, जाति हमारी मूल पहचान नहीं है, दुश्मन की पहचान है। बिल्कुल। अब जो जाति में हमें बांटना चाह रहा है, या जैसे अब हरियाणा में अगर हम लड़ने लग जाते, तो इसका मतलब दुश्मन का काम हो जाता है। तो ये अच्छा किया हमारे लोगों ने कि अब ये जो मसला है वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, क्रीमिलेयर, बड़ा मसला नहीं है। मसला, बड़ा मसला सामाजिक एकता का। सामाजिक एकता, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन जातियों को जोड़ा, और उसमें बैकवर्ड क्लास की जातियों को भी जोड़ना चाह रहे थे, वो नहीं जुड़ पाई किसी कारण से। तो जो वो बड़ा मकसद मुझे लगता है कि समाज के लोगों ने समझा है, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जो सरकार की मंशा उसको फेल करेंगे। अभी मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि जो जजपा असपा का समझौता वो बीजेपी के इशारे पे हुआ है। हालांकि ये चर्चा का मुद्दा है, पता नहीं हुआ है नहीं हुआ। और उस तरह ये भी कह रहे हैं कि इनेलो और बसपा का जो गठजोड़ है, वो भी कह रहे हैं कि ये भाजपा के इशारे पर हुआ। उसके लोग उदाहरण भी दे रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब ये भाजपा उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह के कई उदाहरण दे रहे हैं। ये चर्चा जो बीजेपी के कैंडिडेट ने, जिन्होंने इन्होंने गोपाल कांडा को जो गोपाल कांडा ने किया, तो गोपाल कांडा के साथ जो अलायंस किया है, तो गोपाल कांडा के विपक्ष में जो कैंडिडेट था वो कोई जांगड़ा समाज से थे, उसका नामांकन वापस ले लिया। तो वो ये सीधे तौर पे ये तो कहा जाता नहीं, गोपाल कांडा ने स्टेटमेंट में घोषणा भी की है, तो वो कि जो हम जीतेंगे हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। वो इनेलो बसपा हलोपा का कैंडिडेट है, इनेलो बसपा का गठजोड़ है, उसके साथ उन्होंने हलोपा की पार्टी उसकी गोपाल कांडा की, उसका भी गठजोड़ कर लिया, और उसके गठजोड़ के साथ उसने ये घोषणा कर दी। मुद्दे से थोड़ा भटक गए हम सुरेश जी।
तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि सामाजिक जो एकता हो उसके लिए जो है ना सभी समाज को ये एक साथ जो है ना खड़ा होना चाहिए। सामाजिक एकता बनाने की ज़रूरत है, ना कि संगठन बनाने की ज़रूरत है। देखिए, उसके लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो हैं शेड्यूल कास्ट हैं, हम मूल निवासी हैं, हम बहुजन हैं। लेकिन मूल निवासी, बहुजन या जो भी शेड्यूल कास्ट हैं, ये कब बनेंगे? जब हमारी मानसिकता में सही होगी। अगर हमारी मानसिकता के अंदर अभी भी जाती है तो फिर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। और जातियों को पहले, सबसे पहले तो जातियों को अलग करना पड़ेगा, जातियों के संगठनों को जो तोड़ना पड़ेगा कि जो भी संगठन जो मान्यवर कांसीराम साहब ने भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो का आंदोलन चलाया, वो यही था कि हम जो हजारों जातियां बामसेप के माध्यम से भी जो हजारों जातियों को हमें तोड़ करके एक समाज बनाएं, उनकी एक सोच, एक समझ, एक दिशा बनाएं। अगर एक सोच, समझ, दिशा होती और सारे लोग मिलकर के उस दिशा के लिए काम करते तो शायद आज ये इस तरह के मसले खत्म हो गए होते। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो कोई हमारे ही भाई वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, वो चाहते हैं कि वो वर्गीकरण उपवर्गीकरण होना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे किसी भी भाई को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा मसला हमें सत्ता की तरफ जाना चाहिए। अगर हम सत्ता की तरफ जाएंगे तो ये तो बहुत कम नौकरियां, हम तो बहुत ज़्यादा नौकरियां देंगे। हरियाणा में क्या नाम है, लगभग 18 साल से आज तक स्वीपर परमानेंट नहीं किए, भर्ती नहीं की है परमानेंट स्वीपर की। तो अब वो हमें वो आउटसोर्सिंग को ठेकेदारों को इस माध्यम से दे रहे हैं, वो ठेकेदारों को लगा रहे हैं। अभी हरियाणा में मल्टीपर्पज वर्कर लगाए गए, उनको 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है आज तक। तो इस तरह की जब सरकार की इस तरह की पॉलिसी है, ये तो बहुत बड़े इशू हैं, बहुत मतलब मैं इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूँ कि वर्गीकरण नहीं, ये तो देखिए क्या है कि सरकार जो है, जब तक सरकार जो है नियत से लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उलझाने का और गुमराह करने का काम करेगी, तब तक संभव नहीं है। ये थे हमारे साथ सुरेश जी, जो अध्यापक हैं और बामसेप के पदाधिकारी हैं और एक जागरूक समाज सेवक हैं, हमेशा समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और बहुत ही जुझारू और जागरूक साथी हैं। तो इनका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन न्यूज चैनल के दर्शक बहुजन न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुजन न्यूज चैनल की तरफ से सोशल जस्टिस हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपके साथ या समाज के साथ किसी तरह के अन्याय, अत्याचार, धोखाधड़ी या शोषण, किसी भी तरह का भेदभाव वगैरह होता है तो वो तुरंत हमारे सोशल जस्टिस हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हम समाज के वंचित लोगों को या गरीब लोगों को हर तरह की कानूनी सहायता और सामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। जय भीम, जय भारत।